नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। कई अरसों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब वापस बात करने का समय आया है। क्यों आया है? क्योंकि पिछले कुछ सालों की राजनीतिक परंपरा इस किस्म की बन गई कि सरकारें अपने 100 दिन से लेकर 1 साल से लेकर 2 साल तक उसको बड़े जोर शोर से मनाती हैं। अब उत्तर प्रदेश में एकदम नया चेहरा लाकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया योगी आदित्यनाथ को। देश की जनता ने बुरी तरह से रिजेक्ट किया अखिलेश यादव को। मैं आपको एक बात पहले भी मैं कह चुका हूं और आज फिर उसको योगी के परिप्रेक्ष्य में दोहरा रहा हूं कि अखिलेश यादव की तरह ही योगी आदित्यनाथ भी चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है उत्तर प्रदेश के। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके नाम पर वोट नहीं दिया है। बीजेपी को ऐतिहासिक मैंडेट मिला है, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, लेकिन वो बीजेपी को मिला है और उसमें एक बहुत बड़ा स्वाभाविक है नाम और चेहरा नरेंद्र मोदी का है। पार्टी ने फिर तय करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। सारी घटनाएं हो गई, उसमें वापस जाने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि मैं बड़ा सीधा सा एक प्रश्न उठा रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के अगर हम 100 दिन का आकलन करें तो इसमें एजेंडा कितना है और हकीकत कितनी है, अगर हम उनके 100 दिन का आकलन करें। दूसरी बात बहुत स्पष्ट है कि वो 100 दिन में क्या कर पाए नहीं कर पाए, वो तो स्वाभाविक है कि जमीन पर उसको नजर आने की मैं तो कम से कम उम्मीद नहीं करता। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। यह जरूर स्पष्ट हो गया कि 100 दिनों के भीतर जितनी समय के साथ संभव कंट्रोवर्सीज हो सकती थी, विवाद हो सकते थे, वो योगी जी ने जरूर करके दिखा दिए। जो आप सब जानते हैं कि शुरू हुआ मीट के मसले से। तो ये उनकी अभी तक की पृष्ठभूमि। मेरे साथ एक बहुत खास पैनल है और इनसे बात करेंगे क्योंकि किसी भी सरकार के लिए, मैं हमेशा, ये मेरी थ्योरी है, सालों से बनी रही है कि कानून व्यवस्था पहले दिन से, पहले सेकंड से संवैधानिक व्यवस्था में उस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है और इस पर कोई दलील के और टाइम दीजिए, ये सब काम नहीं करता है। मेरे साथ यहाँ पर 2 जर्नलिस्ट खास मौजूद हैं। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री हैं, आप सब जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश खूब अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे साथ ही हैं अखिलेश शर्मा। और अखिलेश के यहाँ होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था कि कैसे योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अखिलेश का वो बहुत बढ़िया ब्लॉग था और उससे साबित होता है कि योगी आदित्यनाथ चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। अब आते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ। हमारे साथ जगदंबिका पाल साहब है, जिन्होंने शोर से पहले मुझे नर्वस कर दिया और थोड़ी देर पहले हमसे कह रहे थे कि मेरी आवाज़ उनके दिल में बसती है। मैं बड़ी ज़ोर से घबरा गया। मैं चाहता हूं जनता के दिल में मेरी आवाज़ बसे, नेताओं के दिल में नहीं। शरद प्रधान साहब है, इनके भी तारुफ की आपको ज़रूरत नहीं है। बरसों से उत्तर प्रदेश की सियासत, अखिलेश यादव के समय की उठापटक सब देख चुके हैं। और मेरे साथ यहाँ पर हैं घनश्याम तिवारी, जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, और प्रदीप जैन आदित्य साहब है, जो कि लीडर है कांग्रेस पार्टी के। 2 शब्द, एजेंडा और हकीकत। अखिलेश, मैं आपसे शुरू करूंगा। एजेंडा इसलिए क्योंकि राजनीतिक आकलन यह कहता है कि 2019 में 325 सीटों के तरह के ही वोट बने और आपके हिंदुत्व के कार्ड की जो पकड़ है वो कतई कमजोर ना हो, इसलिए योगी आदित्यनाथ को भगवाधारी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। बिल्कुल, क्या ये एजेंडा है? बिल्कुल यही एजेंडा है। हाँ। योगी आदित्यनाथ के पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है। उनका जो टारगेट है वो 2022 का चुनाव नहीं है, बल्कि 2019 का चुनाव है। जो 2022 का विधानसभा का चुनाव है उसकी बात तो बाद में होगी, लेकिन उनकी जो सबसे पहली बात होगी वो होगी 2019 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें बीजेपी को जो पिछली बार कामयाबी मिली थी 73 सीटें सहयोगी पार्टियों के साथ, क्या बीजेपी उसे दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी? मुझे लगता है वही योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और यही वजह है कि वो दिन दिन का हिसाब दे रहे हैं। आपने कम सुना होगा कि कोई सरकार आए और 100 दिन जो पहले दिन काम किए उन्होंने उसी का हिसाब दे दे। हालांकि ये भी कहा गया कि 100 के बाद फिर वो 6 महीने का भी देंगे, फिर साल भर का भी हिसाब अपना देंगे, लेकिन दिन दिन का हिसाब अगर वो दे रहे हैं तो उन्हें पता है कि घड़ी चल रही है। तजुर्बेकार है कि 100 दिन काम का हिसाब नहीं हो सकता, 100 दिन परसेप्शन का हिसाब हो सकता है, धारणा का हिसाब हो सकता है। काम तो सबको उससे ज्यादा ही करना पड़ेगा।
जरूर ये बात सही है, लेकिन काम की बात इसलिए क्योंकि जब आए थे वो, आने से पहले उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी बातें की थी। पहली बात तो ये कही थी कि आते ही हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, पहली कैबिनेट की मीटिंग में। ये बात जरूर है कि मैं आर्थिक आंकड़े देख रहा था और फिस्कल स्थिति जो है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, तो वो उत्तर प्रदेश की फिलहाल बहुत अच्छी नहीं है। तो जो संकल्प पत्र में बीजेपी के था, उन्होंने कहा कि हम उसी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने लिए खुद के लिए टारगेट फिक्स किए थे कि हम पहले 100 दिनों में ये करेंगे, हम 3 महीनों में ये काम कर देंगे। जैसे गड्ढों की बात हम करें, उन्होंने कहा था कि हम 3 महीने में सारे यूपी के सड़क के गड्ढे भर देंगे। तो ये उन्हें पता है कि वो 15 जून की डेडलाइन थी बाय द वे। हाँ, 15 जून की थी। और उसके बाद फिर हमने रिपोर्ट्स दिखाई कि किस तरह से वहाँ पे गड्ढों का काम नहीं हो पाया, 60% काम हो पाया, बाकी अभी। फिर वो कह रहे हैं कि बरसात खत्म होने के बाद साफ साफ कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के बनने का एक एजेंडा है। बिल्कुल एकदम। विनोद अग्निहोत्री, पहले मैं तीनों जर्नलिस्ट से यही सवाल है, एजेंडा और हकीकत। नहीं, मैं बिल्कुल अखिलेश की बात से सहमत हूं कि वो एजेंडे के तहत उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। एजेंडा 2019 में 325 की सीट के परफॉर्मेंस को दोहराने बिल्कुल, जिससे अगर आप और हिंदुत्व की छवि, कार्ड, इलेक्टोरल इशू वैसे ही के पकड़ के उसको देखिए 2019 का जो चुनाव होगा उसमें 2 चीजें कसौटी पर आएंगी। एक तो नरेंद्र मोदी की सरकार का कामकाज, सही बात है, और दूसरा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की क्या हालत है उस पर। वोट उन दोनों के उस पर डालेंगे। 2014 में सिर्फ जो वोट पड़ा वो नरेंद्र मोदी की जो अपील थी, उन्होंने जो अपेक्षाएं जगाई थी उस पर पड़ा, और निगेटिविटी थी अखिलेश सरकार को लेकर के। उसी तरह इस बार जो 2019 का चुनाव होगा वो इन दोनों सरकारों के कामकाज के असर के आधार पर होगा। लोग इस पर तय करेंगे। इसीलिए विकास का एजेंडा, ग्रोथ का एजेंडा, वो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है। वो चाहे जीएसटी लाएं, चाहे नोटबंदी करें, चाहे एयर इंडिया का विनिवेश करें, वो उस स्तर पे जब जाएंगे लोकसभा के चुनाव में तो वो अपने विकास के आंकड़े लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन हिंदुत्व की सीमेंट बहुत जरूरी है बीजेपी की जीत के लिए। सीमेंट हिंदुत्व की ही रहती है, उसके पेंट और पॉलिश वो गवर्नेंस और डेवलपमेंट रहता है। और जाति समीकरणों की ईंटें होती हैं, कास्ट पॉलिटिक्स जो है। तो उसमें उस सीमेंट के लिए योगी आदित्यनाथ को आगे लाया गया संघ के डिजाइन के तहत। अब इसीलिए योगी आदित्यनाथ का पहला कदम क्या था? किसानों की। अखिलेश अपने ब्लॉग में एक बात है कि मैं सिर्फ आपको टोक रहा हूं, उनका बहुत बढ़िया था। मैंने उनको जब इन्होंने लेख लिखा था तो उनको मैंने संदेश भी अपना भेजा कि अच्छा लेखे। तो इनकी ये धारणा है उस ब्लॉग के माध्यम से कि योगी आदित्यनाथ संघ की प्राथमिक पसंद नहीं है, अमित शाह की है। अखिलेश आपने यही लिखा था जी। मैं थोड़ा सा इससे मेरा मत भिन्न है। हाँ, मेरे हिसाब से सुनना चाहता हूं क्योंकि मेरी जो चेक तो यही है ना कि भाई कितना एजेंडा, कितनी मेरी जो जानकारी है कि वो संघ की पसंद है। हाँ, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की पसंद शायद कोई और थे। अब ये अंदर की बात है, हो सकता है अखिलेश सही हो सकता है मैं सही हूं, क्योंकि हम दोनों ही सही हूं, आप एक ये भी हो सकता है। क्योंकि आप एक भगवाधारी मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी के साथ पहले भी हुआ, उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री, क्योंकि आप एक संदेश भेजते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक टोकना चाहूंगा कि अगर हिंदू युवा वाहिनी की अगर बात कर लेते तो 3 महीने में क्या हुआ है, तो शायद ये बात जो धारणा विनोद जी की, उससे फिर लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे। किस तरह से हिंदू युवा वाहिनी जो काम कर रही है पिछले 3 महीने से यूपी में, उससे आरएसएस बिल्कुल असहज है। ये भी शायद रखी गई थी कि योगी आदित्यनाथ जी कि आपको अपनी हिंदू युवा वाहिनी को डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपको तभी मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें फिर एक सेकंड, आरएसएस असहज हर चीज से होता है। ये आरएसएस एक धारणा भी फैलाता है कि वो मोदी से भी असहज है, वो जीएसटी से भी असहज है, वो उससे भी असहज, लेकिन असहज है, लेकिन उसके तमाम तरह के काम करने के तरीके हैं। सही बात। शरद प्रधान, कितना एजेंडा कितनी हकीकत योगी आदित्यनाथ? देखिए, जहां तक योगी आदित्यनाथ जब लाए गए थे तो इनकी एक इमेज थी, एक हार्डकोर हिंदुत्व आइकॉन, जो हार्डकोर एंटी मुस्लिम भाषण देते हैं और बिल्कुल आग लगा देते हैं। लेकिन आने के बाद इन्होंने अपने आप को चेंज करने का, क्या कम है कि चेंज करने का प्रयास किया, या कम से कम ये दर्शाया कि वो चेंज हो रहे हैं। क्योंकि ये सबको मालूम है कि कुर्सी पे बैठने के बाद आदमी को बैलेंस होना जरूरी है। और इनकी बस एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो मानी जाती है इनके बारे में, और जो इनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ईमानदार है आदमी है। और यूपी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बहुत दिनों बाद कोई ईमानदार आदमी बैठ रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 महीनों में जो उम्मीदें थी वो उस पे योगी आदित्यनाथ खरे नहीं उतर पाए, क्योंकि जो इन्होंने के हिसाब से भी शरद, आप लखनऊ रहते हैं, जैसे तो भाई आपसे तो पूछ ही सकता हो ना कि योगी आदित्यनाथ का आना और टुंडे कबाब बंद हो जाना, तो कंट्रोवर्सीज तो जो संकेत मिले वो तो बहुत बड़े डेवलपमेंट के एजेंडे के अभी तक नहीं मिले। विवाद बहुत थे, उसके बाद बहुत गंभीर घटनाएं हुई, लोगों पर अटैक्स की घटनाएं हुई, लिंचिंग की घटनाएं हुई। हाँ शरद जी,
यानी इसमें देखिए, इसमें जो है इनका सारा मुझे लगता है फोकस जो है वो बिगड़ गया। मुझे लगता है कि इल एडवाइस की वजह से हुआ। सही इनको मार्गदर्शन जो भी लोग देते होंगे वो नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया, या क्या कोई और वजह होगी, क्योंकि फोकस इनका बजाय जो सबसे खराब चीज थी पॉलिटिशियंस के पास नहीं जा पाए, हटाए गए जनता द्वारा, वो थी लॉ एंड ऑर्डर। और लॉ एंड ऑर्डर मैं यही आपसे समझना चाहता हूं, यहां पर विनोद अग्निहोत्री और अखिलेश है मेरे साथी, कि आपको आते ही ये मीट से जुड़े फैसले लेने के लिए कौन प्रोत्साहित करता है? क्या मैसेज देना चाह रहे कि क्या खाइए क्या नहीं खाइए? नहीं देखिए, मुझे लगता है कंफ्यूजन का इन्होंने मैसेज देने का, एक तरफ ये मैसेज देना चाह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, हम गुड गवर्नेंस देना चाहते हैं। अखिलेश यादव की सरकार जो थी वो गुंडागर्दी से भरी हुई थी, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तबाह हो गया था, विकास के एजेंडे पर फोकस रखी। तो ये दिखाना चाह रहे थे गुड गवर्नेंस देंगे, लेकिन ये जिस तरीके का इन्होंने मैसेज देने में ये लग गए कि शायद हम हिंदुओं को और कंसोलिडेट करें। अरे हिंदू के कंसोलिडेशन से तो इतना बहुमत इनको मिल चुका था, इससे ज्यादा और फर्दर पॉसिबल नहीं है। इनको ये समझना जरूरी था। जगदंबिका पाल जी, और अब आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, आपको पूरा समय है, कितना है योगी आदित्यनाथ का एजेंडा और कितनी है हकीकत? क्यों इतनी तेजी से योगी आदित्यनाथ ने, चाहे जैसे शरद प्रधान ने कहा अवैध बूचड़खाने हो, एंटी रोमियो हो, कोई हमें यह बताने के बावजूद कि अगले 5 साल में वो क्या पक्के तौर पर कर देंगे विकास का, उन्होंने ये कंट्रोवर्सीज के रास्ते क्यों चुने? एक तो आप अभिज्ञान जी, आपने खुद माना कि किसी सरकार के लिए 100 दिन का समय केवल परसेप्शन का हो सकता है, परिणाम का नहीं हो सकता। मैं इसीलिए मैं साफ साफ कह रहा हूं कि ये जो मुद्दे हैं, जैसे अखिलेश ने कहा या विनोद जी ने कहा, कि यही तो परसेप्शन क्रिएट करते हैं। विकास तो सड़कें कितनी आप बनाएंगे, वो तो 4 साल 4.5 साल बाद का हिसाब होगा। नतीजे नहीं आते, दिशा तय होती। सही बात है। हाँ जगदंबिका जी, तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में परसेप्शन नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के परिणाम भी दिख रहे हैं। आप इस बात को मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जून के महीने में 4 घंटे लखनऊ में, पुरानी लखनऊ में बिजली नहीं मिलती थी। आज बिजली में सुधार हुआ कि नहीं हुआ? आज उन्होंने आते ही केवल एक सरकार बदली, अगर व्यवस्था नहीं बदलती, तंत्र वही है, क्योंकि एक दिन में तंत्र कहां बदल देगा? आखिर किसी अधिकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेज देंगे। लेकिन जिला मुख्यालयों पे 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पे 20 घंटे, गांव में 18 घंटे। अभिज्ञान जी, जब तक अखिलेश की सरकार थी, आजम खां के रामपुर में 24 घंटे, डिम्पल के कन्नौज में, इटावा में, आजमगढ़ मुलायम सिंह के, और लखनऊ में, केवल आगरा में 6 जिलों में मिलती थी। आज उस वीआईपी कल्चर को खत्म किया। बिजली को अगर उत्तर प्रदेश में सबको एक साथ दे रहे हैं तो ये फर्क नहीं है। परिणाम, आप गांव में कभी जाएं जनता में, तो हम लोग जाते क्षेत्र में, अभी शादियों में लोगों ने कहा साहब बिजली में बहुत बड़ा सुधार हुआ। दूसरी बात, किसानों की ले लीजिए। आज किसानों की जो खरीद हुई है 37 लाख मीट्रिक टन हुई है, और ये तो रिकॉर्ड है। पिछली सरकार में 7.5 लाख मीट्रिक टन हुई, वो भी आढ़तियों से खरीद हुई, बिचौलियों से हुई। इस बार सब किसान को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। 1625 भाव था, 10 रुपया ढुलाई था, 1635 रुपया पर क्विंटल मिला है। ये सीधा सीधा पैसा किसानों की जेब में गया। तो चलिए, मान गए जगदंबिका पाल जी, मान गया मैं आपकी बात, आप सब आंकड़े गिरा रहे हैं। तो यही तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे तो बीच में टुंडे कबाब के पीछे क्यों पड़ गए? तो अच्छे काम है, मतलब अगर आप अच्छे काम करेंगे और उसके परिणाम आप कह रहे हैं 100 दिन में आप दे रहे हैं, तो उसके पीछे पड़ने की क्या जरूरत? अच्छा, कल तक आप अभिज्ञान जी कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बूचर खानों को बंद करने के लिए कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, सरकार के संरक्षण में चल रहा था। आज कम से कम सरकार बनते ही, ये कोई छोटी बात नहीं थी। शायद किसी सरकार में साहस भी नहीं था और बंद करने की क्षमता भी नहीं थी। इस सरकार का इकबाल था, बंद हुआ। अवैध बूचड़ खाने आपने देखा, कभी कभी किसी चैनल से हो रहा कि कहीं चल रहा, उसको भी दूसरे दिन बंद किया जा रहा है। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आप दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और एक दूसरे को धराशायी कर दिया, ठीक है। और सच बात है, मतलब आपकी तो हैसियत पहले से भी खराब हो गई, आपकी तो पता नहीं कब रिकवरी होगी। अब पॉइंट यह है कि क्या आप मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का एजेंडा और आपका नहीं था? देखिए, जहां तक एजेंडा की बात है, देखिए उत्तर प्रदेश में माहौल कैसा बना है। इन्होंने कहा कि हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे
और बना दिया उसे उपद्रव प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मूलभूत बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। आपको एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे। हमारा इंडस्ट्रियल बास्केट बहुत अच्छा है, अगर आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिएगा, अच्छी बिजली दीजिएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देश में अव्वल हो सकता है। उत्तर 5 साल हमने बनाया। जो पत्थर ये ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उसके नाम पे उपद्रव करना चाहते हैं, हमने उन पत्थरों को लगाया, एक्सप्रेस वे बनाया, मेट्रो बनाया। आप लोग तो ऐसे हार हुए कि आप लोग तो पॉलिटिक्स खेल रहे थे कि बाकी मुलायम सिंह परिवार अलग है और अखिलेश यादव अलग है, तो लोगों ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को रिजेक्ट किया। तो हम हार को स्वीकार करते हैं। देखिए राजनीति में हार हो गई 100 दिन पहले भाई, हार को स्वीकार किया हमने, उस समय भी स्वीकार किया, अभी स्वीकार करते हैं, लेकिन इस माहौल को स्वीकार नहीं कर सकते जहां पर आपको पता नहीं कब कौन भीड़ बन जाए, कब कौन भीड़ की आतंक का शिकार बन जाए। आप ये देखिए, जो 100 दिन में सरकार ने एक माहौल बनाया है, नेतृत्व के बारे में एक अवधारणा बनाई है। क्या अवधारणा बनी है? कोई भी केसरिया गमछा लेता है और स्वयं को सुपर कॉप समझने लगता है। अगर आप माहौल देखिए, माहौल क्या है? लोग एक दूसरे पर भरोसा करने से डरते हैं। जातियों के बीच में लड़ाई हो रही है, प्रशासन पे भरोसा नहीं है, प्रशासन को पता नहीं है कि ऑर्डर किसका लें। जो गमछा लेके घूम रहा है उसका ऑर्डर लें, जो ऊपर बैठा हुआ है उसका ऑर्डर लें, जो योगी जी कह रहे हैं उसका ऑर्डर लें। और योगी जी के नेतृत्व के बारे में बात कीजिए, क्या योगी जी ने वाकई ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास की बात की है? पिछले 100 दिनों में उन्होंने मोटा मोटी तीर्थाटन किया है और एक डिक्टेट बनाया है कि 15 जून तक सारे गड्ढे भर जाएंगे। कैसे भर जाएंगे? आपने क्या अध्ययन किया? आपने जिन नीतियों के बारे में बात की उसमें सिर्फ आपने इतना अध्ययन किया कि कौन सी नीतियां ऐसी थी समाजवादी पार्टी सरकार की जिसको हम अपने नाम से चला सकते हैं। उसके लिए आपने कोई अध्ययन नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अनेक राज्यों में हैं, कहीं ना कहीं हर सरकार कुछ ना कुछ अच्छा काम करती है। आप उन्हीं का अध्ययन करके 100 दिन में प्रस्तुत कर देते कि देखिए हमारी 12 राज्यों में सरकारें हैं, हर सरकार ने ये 12 अच्छे काम किए, इनको हम अगले 1 साल में लागू करेंगे। लेकिन आपका एजेंडा है मिशन 2019। ये यूपी के गड्ढे ना, ये बड़े कमाल गए हैं, इनको आशा मतलब गंभीरता से लीजिएगा। बड़े बड़े से बता रहे हैं ना, इनके ज़माने में नहीं भर पाए, तभी तो योगी जी ने कहा कि उनके ज़माने में भरेंगे। ये बड़े यूनिक टाइप के हैं यूपी के गड्ढे। ये बड़ा आसान नहीं मुख्यमंत्रियों को भर पाना, इसलिए तारीखें ना अनाउंस करें। विकास पुरुष तो अखिलेश यादव भी थे, तो उसके बाद वो कहाँ आ गए विकास करते हुए, तो आप सबको पता है। हाँ सर, कांग्रेस क्या कहना चाहती है? अभिज्ञान जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी राजा होता है उसको सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए। ठीक है, जो भी चुना गया उसका हमने स्वागत किया। सही बात है। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 100 दिन के अंदर पूरा प्रदेश जलने की स्थिति में है। हम मुजफ्फरनगर को देखें, सहारनपुर को देखें, शामली को देखें, गोंडा को देखें, आगरा को देखें, जगह जगह जाति वर्ग संघर्ष की स्थिति हो रही। और ये नियत और नीति बताती है 100 दिन में आपने गड्ढे भरे या नहीं भरे, आपने कौन कौन से जुमले फेंके, इससे कोई जनता को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आम आदमी चाहता है वो किसी जाति धर्म मजहब का हो कि राजा उसको एक नजर से देखे। वो उत्तर प्रदेश में एक असहज स्थिति हो गई। पुलिस की स्थिति यह है कि एसपी से जाकर एक केसरिया ध्वज वाला गले में गमछा डाला हुआ कुछ भी बोल देता है। पुलिस की स्थिति यह है कि पुलिस किसी को भी पकड़ लेती है। आपके टीवी उसमें भी देखते हैं, उन पर भी कोई अंकुश नहीं है। हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं पुलिस के, उनका क्या स्टेटमेंट था आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि अपराध हमेशा होते रहे और होते रहेंगे। आज अगर इनकी नियत होती, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो योजनाएं बनती हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैंड्स नहीं है। आपने अपना पॉइंट रखा, मैंने यहाँ पर ले रहा हूँ एक ब्रेक। और जैसे हमने कहा कि अगर आप उत्तर प्रदेश के सरकार के 100 दिन का आकलन कर रहे हैं, कोई टीवी कार्यक्रम में आपको बता सकता, छोटा पड़ेगा, इसलिए हम मुद्दों पर आएंगे। अब अगली बात, सहारनपुर जैसी घटनाएं, क्योंकि विपक्ष माहौल का आरोप लगाएगा, विनोद जी आप समझते हैं इस बात को, उस तरह की घटनाओं का होना, ये योगी आदित्यनाथ पर क्या रिफ्लेक्शन है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि एक राज्य की माली स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो जब वो प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं किसानों के कर्ज को माफ करने का, तो इसका पैसा कहां से आएगा और ये पूरक कैसे हो पाएगा? ये 2 पॉइंट्स पर आएंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद।